राम राम दोस्तों, मैं राकेश गोचर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम साधारण ब्याज के कुछ टाइप के क्वेश्चंस देख चुके थे। आज की इस लेक्चर में भी हम साधारण ब्याज को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए प्रकार के प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि साधारण ब्याज में मिश्रधन हम कहते हैं ए, अमाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। अब कई बार आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे कि सपोज किसी ने ना x रुपए उधार दिए t टाइम के लिए r% वार्षिक से, ठीक है, और वो बोलेगा कि कुछ समय बाद, मतलब t समय बाद वो धन बढ़कर कितना हो गया? बढ़कर हो गया, मतलब उसमें ब्याज मिक्स कर दो, आप ब्याज प्लस कर दो, तभी तो वो बढ़कर हो गया। तो मतलब ये क्या बोल रहा है? ये अमाउंट बोल रहा है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल था और प्रिंसिपल बढ़कर कितना हो गया? अमाउंट हो गया। तो कई बार आपको रिलेशन देगा कि आपका जो अमाउंट है वो धन बढ़कर 5 गुना हो गया प्रिंसिपल का, वो धन बढ़कर 7 गुना हो गया। तो मैं इसको बोल दूं कि वो धन बढ़कर n गुना हो गया। ये एक नॉर्मल टर्म बोल दूं कि कितने समय बाद वो धन n गुना हो गया। सपोज कोई बोलता है कि किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार दिए, ठीक है, 5 साल के लिए, और वो 5 साल बाद वो धन 3 गुना हो जाता है। तो बताओ उसकी दर क्या होगी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन कई बार वो दर भी नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि 5,000 रुपये 5 वर्ष बाद दुगने हो गए, तो बताओ वो 4 गुने कितने समय बाद होंगे? इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो इन प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है उसके लिए हम देखते हैं। ये तो आप समझ गए कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस मूलधन। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो जो प्रश्न होंगे उनमें क्या बोलेगा कि जो अमाउंट है आपका वो n टाइम्स हो गया किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है ये बात। तो मैं कह सकता हूँ अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है मेरा प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है? n टाइम्स है मूलधन का, कोई दिक्कत नहीं है। अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मेरा PRT/100। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बराबर NP। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा समीकरण को आसान करने के लिए इनको इधर उधर कर देता हूँ। तो PRT/100 बराबर n, p उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा n-1p। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप काट सकते हो p से p, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज आपको चाहिए r, रेट पूछा है उसने, तो रेट में यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ? n-1, ये t बटा में आ जाएगा t × 100। यहाँ से अगर मुझे रेट चाहिए तो मैं रेट ही इस प्रकार से निकाल सकता हूँ। और अगर मुझसे वो टाइम पूछेगा तो मैं टाइम कहाँ से निकाल सकता हूँ? इसी से n-1 अपॉन रेट × 100। ठीक है। तो ये दोनों सूत्र काम के हैं, क्योंकि कई बार इन पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सूत्र ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी ध्यान रखो तो दूसरा क्या तरीका है, हम उस अप्रोच पर भी आएंगे। ये दोनों सूत्र कहाँ से आए हैं इसको भी ध्यान रखना आप। क्या? RT बराबर n-100, ये उसी से निकले हैं ये सूत्र। और कैसे निकला था वो? कि हमने अमाउंट को सिंपली बराबर कर दिया था जो वो देता था NP। अब ये n हमको क्वेश्चन से मिलेगा, 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, उस हिसाब से हमें रेट और टाइम पीरियड जो भी होगा वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये 2 सूत्र थे, मैं इनको फिलहाल यहाँ पर साइड में नोट डाउन कर देता हूँ कि R बराबर n-1 अपॉन T × 100 और T बराबर n-1 अपॉन R × 100। ये जब ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ ले लेंगे। मैं फिलहाल इसको रफ कर लेता हूँ और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमने जो अभी ये 2 फॉर्मूले देखे, इन पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो बताइए कि वह धन 5 गुना होने में कितना समय लेगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। मुझे क्या दिया हुआ है कि कोई धन है सपोज P, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में? 5 वर्षों में क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है मतलब अमाउंट कितना हो गया मेरा? 2P। भाई दुगना हो गया मतलब ये अमाउंट है, इसमें ब्याज सम्मिलित है, इतना हो जाता है। तो बताइए कि कितने समय में, मतलब इसको मैं T1 बोल दूं, इसको T2 बोल दूं, इसको A1 बोल दूं, कितने समय में ये धन कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, 5P हो जाएगा। यही तो पूछना चाह रहा है ये। तो मुझे क्या पता करना है? ये समय पता करना है। तो पहले तो हम इसका सब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं। ठीक है। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? आ जाइए साहब। सब्जेक्टिव अप्रोच है कि मुझे क्या दिया हुआ है? ये देखो, मुझे दिया हुआ है कि ए क्या होता है मेरा? मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। ए कितना दिया हुआ है? 2P। ये P प्लस ये क्या होता है साहब?
इसको फिलहाल ऐसा ही लिख देता हूँ मैं। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट आया मेरा 2p माइनस पी मतलब p, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ये p से p कट गया तो r इंटू टी कितना है मित्रों? 5 वर्ष, 5 बटे 100 बराबर कितना है यहाँ पे? 1 कट गया ना सब, और ये 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो r मतलब रेट कितनी है मेरे पास? 20%। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये मैंने रेट निकाली है, मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ आपको। अब रेट निकाली, अब रेट से पूछ रहा है कि मेरे पास ये धन कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। धन 5 गुना तो a2 5p, ये 5p, और a क्या चीज़ है? a है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इसको मैं SI2 बोल देता हूँ, यहाँ पे SI1 बोल देता हूँ, A1 SI1, ठीक है। तो यहाँ पे SI1 निकल के आया। अब देखो, मुझे ये वाला SI2 मतलब कितना ब्याज बढ़ जाना चाहिए ये 5p होने के लिए, तो ये मेरे पास निकल के आया SI2 बराबर 5p माइनस p मतलब 4p, मतलब इसको ये ब्याज 4p हो जाना चाहिए, मूलधन का 4 गुना ब्याज हो जाना चाहिए। तो मूलधन का सूत्र क्या है? सॉरी, ब्याज का सूत्र क्या है? वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 बराबर 4p। अब देखो, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, लेकिन रेट तो मैंने अभी निकाली ना, कितनी? 20%, तो यहाँ पे 20 रखो। समय मुझे ज्ञात करना ही है, कौन सा समय? ये t2। काटो, p से p कट गया, ये 4 से ही कितनी बार कट गया? 5 बार, और 5 से ही कितनी बार कट गया? 5 से ही कट गया 20 बार। तो ये आया आपका t2 बराबर 20 ईयर्स। तो 20 साल में जाके ये धन कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी सब्जेक्टिव अप्रोच। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच तो यही है। क्या पूछ रहा है मुझसे? t2 पूछ रहा है ना, तो t वाला सूत्र क्या है? t वाला सूत्र है साहब मेरा n-1 अपॉन r इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ तो वही समस्या आ गई ना, क्योंकि देखो मेरे पास रेट तो है ही नहीं, तो सर मुझे अगर रेट यहाँ से निकालनी है और मुझे ये डायरेक्ट सूत्र में यहाँ पे पुट करना है, तब भी मेरे पास मेहनत तो हुई। भाई यहाँ से आप सीधे लिख सकते हो, भाई रेट अगर आपने निकाल दी तो कितना पूछ रहा है? n टाइम्स मतलब 5 टाइम्स, तो 5 माइनस 1 अपॉन 20 इंटू 100। ये कितना आ गया? 4 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो आपके पास सीधा आ गया t2 बराबर 20 साल, ठीक है ना। तो ये वाली मेहनत आपकी थोड़ी सी कम हुई है। थोड़ी सी क्या कम हुई है? यहाँ पे भी तो करनी पड़ी, लेकिन रेट तक तो आना ही था, ठीक है। तो सर ये भी उतना अच्छा तरीका नहीं है, और कोई तरीका बताओ। और तरीका देखो मित्रों, देखो ये क्या बोल रहा है? केस 1 लेता हूँ मैं, केस 1, ये प्रिंसिपल लिख देता हूँ मैं, ये अमाउंट लिख देता हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। केस 1 प्रिंसिपल तो p है, अमाउंट बढ़ के कितना हो जाता है मित्रों? ये समय लिख देता हूँ मैं t, ये बढ़ के कितना हो जाता है? 2p मतलब p ये है और 2p हो गया, तो ब्याज कितना लगा? ब्याज तो p लगा ना, क्योंकि p प्लस p 2p हुआ, या 2p माइनस, भाई अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल घटा दूंगा तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना है? p। अब ये कितने सालों में हुआ मित्रों? 5 सालों में, 5 सालों में। अब केस सेकंड में मुझे क्या करना है? अमाउंट को 5 गुना करना है। तो केस सेकंड में यही धन कितने टाइम में 5 गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना? 5p माइनस p मतलब 4p। अब ये टाइम मुझसे पूछ रहा है ये कितने समय में। अब मुझे बोलो कि अगर किसी धनराशि का p ब्याज 5 सालों में आता है, p ब्याज 5 सालों में आता है, तो उसका 4p ब्याज, मतलब इसको 4 से गुणा करूं, कितने सालों में आएगा? क्या मैं इस समय को भी 4 से गुणा कर दूं क्या? तो 5 गुणा 4 20 आ जाएगा क्या? तो यहां से मैं सीधा सा निकाल सकता हूं कि 20 साल लगेंगे। कितना? 20 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा? धन 5 गुना हो जाएगा। धन का 5 गुना मतलब ब्याज 4 गुना हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है, सॉरी क्वेश्चन क्या, ये तरीका ज़्यादा सिंपल है। और आपको इतना नहीं लिखना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारी इबारतें मैं इस चीज़ के लिए लिखता हूँ कि आपको समझ में आता जाए मैं क्या क्यों लिख रहा हूँ। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप कम से कम चीज़ें नोट कीजिए। आप सिर्फ इतना सा नोट कीजिएगा कि यार 2p हुआ है, मतलब ब्याज कितना है? ब्याज p है, SIP है फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में SI कितना है? 5p तो अमाउंट है, तो ब्याज कितना हुआ? 4p। अब इसमें लगते हैं 5 साल, तो इसका 4 गुना ब्याज होने में समय भी तो 4 गुना लगेगा ना। तो सर में 4 गुना कितना हुआ? 20। तो 20 सीधा आंसर मारोगा, क्योंकि समय तो पूछ रहा है। तो आपको इस तरीके से करना है। मैं ज़्यादा लिखता हूँ, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। शुरुआत में भले ही आप इस तरीके से कर सकते हैं, बाद में आपको अपने लेवल पे आप क्या क्या चीज़ें आपको अनावश्यक लगती है उनको घटाते जाएं, ठीक है। एक और तरीका इसका, क्या है साहब? देखो अब ये क्या चीज़ है? साधारण ब्याज, ठीक है।
अब साधारण ब्याज क्या होता है साहब, ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, यही होता है साधारण ब्याज। अब इस पूरे केस में देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट है। तो P कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, तो क्या वेरी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड वेरी कर रहा है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, क्या SI प्रोपोर्शनल टू टाइम, भाई साधारण ब्याज किसके प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ ना कि SI1 अपॉन SI2 बराबर T1 अपॉन T2 कह सकता हूँ। अब SI1 क्या है, देखो फर्स्ट केस में अगर 2P अमाउंट था तो ब्याज कितना था P, तो मतलब P ब्याज, और टाइम कितना लग रहा था 5 साल, P बराबर इधर T1 की जगह लिख देता हूँ मैं 5। और दूसरे केस में 5P जब अमाउंट था तो ब्याज कितना था 4P, तो SI2 कितना हो गया 4P। अब समय कितना है मुझे ज्ञात करना है, T2 लिख दो, काटा पीटी कर लो, ये P से P कट गया और ये 5 चौक 20, तो यहाँ से मुझे सीधा आ गया T2 बराबर 20 ईयर्स। आपको जो भी तरीका कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव तरीका था, पहले आप अमाउंट से ब्याज निकालें, ब्याज से रेट निकालें, फिर यहाँ पे आपको ब्याज निकालना है, उस ब्याज को आप रेट लगा के इक्वल करें तो टाइम पीरियड आ जाएगा। ये सब्जेक्टिव अप्रोच था। ऑब्जेक्टिव अप्रोच दूसरा जो हमने देखा, यहाँ पे नहीं जाना है, मैंने कहने के लिए फॉर्मूले बता दिए थे पर आपको यूज़ नहीं करना है, आपको इन दोनों तरीकों में से ही कंफर्टेबल होना है। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने देखा साहब P अमाउंट है, 5 साल में P ब्याज मिल रहा है, तो ये ब्याज 4P होने के लिए 4 गुना समय लगेगा, तो इस समय को 4 से गुना कर दो, 20 साल आ गए। दूसरा तरीका था ये सिंपल अनुपात वाला, ये निकाल दिया हमने, सीधा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, मैं इसको रफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। क्या दिया हुआ है मुझे, ये दिया बोल रखा है कि किस साधारण ब्याज की दर से, मान लो R होगा, कोई धन कितना हो जाएगा 8 वर्षों में, तो टाइम मुझे दे दिया 8 ईयर्स, कितना हो जाता है दुगुना हो जाता है, 2P हो जाएगा, मतलब ये मुझे अमाउंट दिया हुआ है, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो देखो इसको सब्जेक्टिव तरीका देखते हैं। अब अमाउंट है मेरा 2P अमाउंट है, तो मेरे पास प्रिंसिपल प्लस ब्याज ही तो होता है अमाउंट, तो मेरे पास साधारण ब्याज निकल के क्या आया, ऐसा ही आया मेरे पास 2P माइनस P मतलब P। और साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर P, कोई दिक्कत नहीं है। P से कर गया P, R नहीं पता, T पता है हमको कितना 8, तो यहाँ पे लिख दो 8, तो R आया मेरे पास, R आया मेरे पास 100 अपॉन 8, 4 के पाड़े से 2 बार, 4 के पाड़े से 25 बार, 25 बड़े 2 मतलब 12.5%। तो किस दर से साहब 12.5% की दर से कोई भी धन 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा। ये तो थी पहली मेरी सब्जेक्टिव अप्रोच। सर ऐसा ही करना है कि हमको ऑब्जेक्टिव में भी नहीं करना है। दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर मान लो ये 100 रुपये होता, कितने रुपए होता, उधार दिया हुआ धन 100 रुपये होता, तो कितने वर्षों में, 8 वर्षों में धन क्या हो रहा है मित्रों, 8 वर्षों में धन दुगुना हो रहा है। दुगुना हो रहा है मतलब 200 रुपये हो गया भाई, ये 100 से 200 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज तो अंतर ही तो मिला, ब्याज तो मुझे 100 रुपये मिला ना, क्योंकि हो गया उसमें तो ये मूलधन भी जुड़ा हुआ है, तो ये 100 रुपये का 8 वर्षों में ब्याज कितना बना, 100 रुपये बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 रुपये का 8 वर्षों का ब्याज 100 रुपये है, तो 100 रुपयों का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो मतलब मैंने इसमें गुणा कर दिया 1/8 का, 1 वर्ष का ब्याज, तो इसमें भी 1/8 का गुणा करूं, तो गुणा 1/8। अब ये 1/8 का गुणा करो, काट दो इसको, ये 25 बार, ये 2 बार, और ये कितना आ गया 12.5, तो 12.5 आया साहब। तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 12.5 रुपये। देखो मैंने बोला है कि 100 रुपये का 8 वर्षों का ब्याज कितना आ रहा था, मेरे पास 100 रुपये आ रहा था, उसने दिया हुआ था, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज मैंने 8 का भाग दे दिया, इधर भी 8 का भाग दे दिया, ये आ गया। अब आप देखो कि 100 रुपये पे 1 साल में जितना ब्याज लगता है उसी को तो हम R बोलते हैं भाई, R प्रतिशत मतलब हर 100 रुपये पे वार्षिक हर वर्ष लगने वाली राशि तो ब्याज है, तो ये 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज मतलब ये रेट ही तो है, तो 12.5% मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन एक आध और देख लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं अपने लेवल पे करना। तो मित्रों अगला जो प्रश्न है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्रश्न है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने रेट से
कितनी रेट से, तो रेट मुझे पता नहीं है। 10 वर्षों में कितना, 10 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा, 2/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है, रेट पता करनी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा सीधा मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है देख लेते हैं। देखो, अगर 100 रुपए उधार देता, 100 रुपए उधार देता, तो अगर ये 2/5 गुना क्या करना है, मुझे इसका ब्याज करना है ना, तो 2/5, तो 100 का 2/5, 100 का 2/5 देखना, तो 100 इंटू 2/5, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, यहां पे लिख देता हूं मैं 10 ईयर्स, तो 10 सालों में ये अमाउंट है, ये मूलधन है, सॉरी ये ब्याज है। तो 100 रुपए का जो 10 वर्षों का ब्याज होगा वो क्या उतना हो जाएगा, मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। ये कर दिया मैंने। तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 1 ईयर। अब भाई ये 10 साल का था, तो 1 साल के लिए मैं 1/10 से गुणा कर दूं क्या। अब यहाँ पे एक भी 1/10 से गुणा करना पड़ेगा मुझे। भाई 10 सालों के ब्याज से अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालना चाहता हूँ तो 1/10 का गुणा करना पड़ेगा। कर दिया, जो यहाँ पे किया था वही यहाँ पे कर दिया। अब 1 0 से कट गई 1 0, ये इससे कट गया 2 बार, और मेरे पास आया कितना, 4। अब देखो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 4, और 100 रुपए पर 1 वर्ष पे जो ब्याज लगता है वही तो रेट होता है। तो मेरे पास रेट कितनी आ गई मित्रों, 4%। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन था सीधी ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, वो हमने सॉल्व कर दी। आपको मैं फिर बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। आपको इस तरीके से करना है यार, अगर 100 रुपये उधार देता तो 10 सालों में कितना ब्याज लगता, तो 10 सालों का ब्याज, 10 सालों का 100 रुपये का 10 सालों का ब्याज कितना आता, 100 इंटू 2/5, 2/5। तो 1 साल का ब्याज कितना आता, 1 साल का ब्याज 100 इंटू 2/5 इंटू 1/10। ठीक है, और जो 1 साल का ब्याज होता है 100 रुपये पे, वही तो रेट होती है। देख लो कितना है, 4%। ये रेट आपको कम से कम लिखना है। मैं जानबूझ के बड़े आराम से ये ऑब्जेक्टिव को कर रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि मैं आपको कितने क्वेश्चन कर दूंगा, 2 4 6, बाकी प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 4 6 में मैं वो शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं आता, मैं पूरी इबारत बोलता हूँ आपको। ठीक है ना, तो लेकिन आपको जितना कम लिख सकें आप, क्योंकि आपके पास एग्जाम में स्पेस कम होता है लिखने के लिए, रफ वर्क के लिए, तो आपको अपनी प्रैक्टिस वैसे डालनी है। शुरुआत में आप भले ही इस तरीके से चले जाएं, लेकिन बाद में सिर्फ आपको कोशिश करनी है कि आप सीधा व्यंजक लिखें और बाकी चीज़ें सिर्फ मन में बोलें। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आ गया 4%। सब्जेक्टिव अप्रोच है, ध्यान रखें आवश्यकता पड़े तो ही करना है, अन्यथा हमें सीधे जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उसी को अप्लाई करना है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो मित्रों, अब जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर क्या दिया हुआ है हम इसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे। प्रश्न है, किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, किसी धन पर, P धन पर 6 वर्षों का ब्याज, T1 बराबर 6 ईयर्स, मूलधन के 6 वर्षों का ब्याज SI1 मूलधन के 30% के बराबर है, 30% ऑफ P। तो बताइए कि कितने वर्षों में, क्या पूछ रहा है ये, तो कितने वर्षों में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो कितने वर्षों में, मतलब T2 पूछ रहा है कितने वर्षों में ये जो ब्याज है जो 30% था ये मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब ये P हो जाएगा। ये हमको ज्ञात करना है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगी वो हम देख लेते हैं सीधे सीधे। देखो, मानो 100 रुपये होता, कितना उधार दिया गया धन 100 रुपये होता, तो 100 रुपये का 6 साल का ब्याज कितना हो गया, 30% ऑफ P। तो इसका 30%, 100 का 30% 30 आएगा, 30 ही आएगा। अब मेरे को ये ब्याज कितना करना है, P के बराबर करना है, स्वयं मूलधन के बराबर करना है। मतलब इस ब्याज को मुझे क्या करना है, 100 करना है, और इधर 100 रुपये का ब्याज मुझे कहाँ ले जाना है, 100 रुपये का ब्याज मुझे 100 बनाना है। तो 30 से 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मित्रों, 30 से 100 बनाने के लिए देखो मुझे ऊपर लाना है 100, तो गुणा करूं मैं ऊपर तो 100 का, और 30 को काटना है तो मैं बटा में रखूं 30। ठीक है, अब जो काटा पीटी हो जाए वो काट दो, ये 10 ये 10, तो आप कर दो 10/3 का आपको गुणा करना है। अब अगर आपने 10/3 का इधर गुणा किया तो आपको टाइम में भी तो गुणा करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 10/3 का गुणा करो आप। अब 6 गुणा 10/3, तो 3 से ये 2 बार, और 10 दूना 20, मतलब ये 20 साल में 100 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ये तरीका समझ में आया क्या।
100 रुपये का 20 साल में ब्याज 100 रुपये हो जाएगा। ये यही तो पूछ रहा है कि कितने टाइम पीरियड में जो ब्याज है वो खुद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मैंने वो तरीका निकाला कि भाई मैंने क्या बोला था कि उसने बोला किसी धन का, माना वो धन 100 रुपये है, 6 वर्ष में ब्याज उसका 30% हो जाता है, 30% 100 का 30% 30, तो कितने समय में ये खुद मूलधन के बराबर, मूलधन कितना है 100 रुपये, तो कितने समय में 100 रुपये हो जाएगा। अब इसको 100 कैसे बनाऊंगा मैं, 10/3 से गुणा कर दूँ, तो समय भी उतना गुना कर दो इसका। तो ये तरीका आ गया। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव की अप्रोच क्या थी, आप इस तरीके से कर लें। दूसरी ऑब्जेक्टिव की अप्रोच क्या है, देखो साहब मेरे को क्या क्या मालूम है, SI1 SI2। देखो इसमें P बदल रहा है क्या, नहीं, R बदल रहा है क्या, दोनों में रेट सेम है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट है सब। तो मेरे पास साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100। अब जब ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ साधारण ब्याज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 बराबर T1/T2। अब पहले का साधारण ब्याज कितना है, 30% ऑफ P, 30% मतलब 0.3 ऑफ P, और दूसरे में साधारण ब्याज क्या है, 100% ऑफ P, मतलब P ही लिख दो उसको, ठीक है, बराबर टाइम पीरियड, पहले में समय कितना लगता है 6 वर्ष, दूसरे का समय निकालना है T2, ठीक है। अब ये तो कट गया, अब इसको निकाल लो इधर, T2 बराबर 6/0.3, 0.3 का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 का गुणा करना पड़ेगा, ये इससे कट गया 2 बार, तो T2 बराबर कितना आ गया आपके पास, 20 ईयर्स। तो आप कहीं से भी कर लो, जो आंसर आना है वो तो आके ही रहेगा। सब्जेक्टिव अप्रोच मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपकी मर्जी हो आप उसे भी ट्राई करते रह सकते हैं। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, इसके अलावा और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो मित्रों अब साधारण ब्याज पर हमें और किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, उन्हीं में से एक प्रश्न हम नया सा देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए धन लगाता है। ठीक है, कितने साल के लिए, 6, 10 और 12 साल के लिए धन लगाया, बाकी कुछ हमें बताया नहीं अभी तक। अब इनमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक है। अब इस स्कीम की समाप्ति पर उसे सभी स्कीमों से बराबर ब्याज मिलता है। तो बताइए इन स्कीमों में उसने जो पूंजी लगाई थी वो किस अनुपात में थी। मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ, मेरे पास 3 केस दिए हुए उसने, ठीक है, क्या गिवन है मैं इधर लिख लेता हूँ, गिवन केस 1, 3 स्कीमें हैं, केस 2 और केस 3, ठीक है, 3 स्कीमें हैं। पहली स्कीम में कुछ पूंजी लगाई होगी यहाँ पे, अब पूंजी दर कितनी थी, ठीक है, और दर के अलावा समय कितना था और साधारण ब्याज, यही तो चीज़ें हैं पिक्चर। पूंजी कितनी लगाई पता नहीं है। अब क्या 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 बोल रहा है वो, 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए। तो पहली में 6 साल, 12 साल, सॉरी 10 साल और 12 साल के लिए, 12 साल के लिए पूंजी लगाता है क्रमशः 10, 12, 15% वार्षिक की दर से, 10%, 12% और 15% वार्षिक की दर से। और बोल रहा है कि इसके एंड में जो ब्याज मिलता है वो सब में बराबर मिलता है। मैं x बोल दूँ, बराबर मतलब तीनों में x मिला। तो बताइए जो पूंजियों का अनुपात था P1, P2 और P3, वो बताइए कितना रहा होगा। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है P1 अनुपात P2 अनुपात P3, आप मुझे बता दीजिए क्या रहे होगा। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज सभी में बराबर है ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 बराबर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 बराबर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3, कह सकता हूँ ऐसा। साधारण ब्याज तीनों में बराबर मिला है। ठीक है, ये क्या होता है सब, PRT, साधारण ब्याज क्या होता है अपना, PRT/100 बराबर PRT/100 बराबर PRT/100। अब यहाँ पे P1 R1 T1, P2 R2 T2, P3 R3 T3, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 100 तो सब में कट जाएगा। तो बात कहाँ आ गई, PRT बराबर PRT बराबर PRT। अब क्या क्या है हम उनको देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब देखो पहले का मैं PRT लिख रहा हूँ, PRT मतलब P1 इंटू R 10 इंटू T6 बराबर दूसरे का P2 इंटू 12 इंटू 10 और तीसरे का P3 इंटू 15 इंटू 12 कर दिया। अब क्या क्या काटा पीटी हो सकता है, अब 6 के पारे से ये एक बार, 6 के पारे से 12 2 बार और 6 के पारे से 12 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 के पारे से 10 2 बार, 5 के पारे से 10 2 बार, 5 के पारे से 15 3 बार। तो मैं इनको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2P1 बराबर 4P2 बराबर 6P3।
ठीक है, अब ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इनका अनुपात चाहिए, तो देखो क्या क्या आ रहे हैं इनके गुणज में, 2, 4 और 6। अब कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो इन सबके पाड़े में आती हो। 12 है साहब, मतलब एक तरीके से आपको इनका एलसीएम लेना है। 2, 4, 6 का 12 है, तो मैं 12 का सब में भाग देता हूँ, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि 1/12 से पूरी समीकरण को गुना करता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P1/6 बराबर P2/3 बराबर P3/2। और यही चीज़ क्या है, P1, P2 और P3 का अनुपात है। तो मैं कह सकता हूँ P1 अनुपात P2 अनुपात जो P3 का अनुपात है वो कितना है, 6:3:2। ये आपका आंसर हो गया। ये आप आंसर, ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी यही है, सब्जेक्टिव अप्रोच भी इसको कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बाकी आप भी को और कोई तरीका इससे बेटर लग जाए तो आपका काम बनना चाहिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैंने लिखा, मैंने कहने के लिए लिखा था, ये आपके पास इबारत में उपलब्ध होगा। मैं गिवन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता नहीं हूँ, बोल के सुनाता हूँ। आपको सीधा यही करना है कि यार सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो तीनों का सिंपल इंटरेस्ट 100 तो कट ही जाएगा, तो अपन सीधा ये कर लेते हैं। आप सीधे यहाँ से शुरू करेंगे और काटा पीटी शुरू करेंगे और तुरंत आपका ये इतना सा कट पीट के आंसर आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब जो अगला प्रश्न है मैं आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूं कि एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल 25,000 रुपए उधार लिए। 25,000 रुपए उधार लिए, लेकिन एक व्यक्ति से नहीं, 2 अलग अलग व्यक्तियों से, ठीक है। एक का ऋण 12% तथा दूसरे का ऋण जो था वो 14% वार्षिक दर से था। तो यदि एक वर्ष में उसको कुल साधारण ब्याज 3,260 रुपए हो, तो बताओ दोनों से ली गई ऋण की राशियां क्या थी। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को फिर से, अपने शब्दों में लिख लेते हैं हम। क्या क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, वो कितना रुपए उधार लेता है, P1 प्लस P2, 2 अलग अलग उधार राशियां लेता है, लेकिन दोनों का योग कितना है, 25,000, ठीक है। एक ए से लिया, एक बी से लिया। ए से जो उधार लिया उसका अमाउंट पता नहीं है, बी से जो लिया उसका अमाउंट पता नहीं है, लेकिन ए द्वारा जो, एक के द्वारा जो एक ऋण 12% तथा दूसरा ऋण 14%। एक का ऋण जो है 12% से और दूसरे का ऋण 14% से है। अब साल के अंत में उसको क्या चुकाना पड़ेगा, 1 साल के लिए लिया है इसने, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो 1 साल। अब जो साल के अंत में उसको ब्याज चुकाना पड़ रहा है, तो टोटल ब्याज कितना आएगा साहब, उसका ब्याज आएगा SI1 प्लस SI2। ये कितना चुकाना पड़ रहा है, 3,260 रुपये, 3,260 रुपये हो। तो दोनों से द्वारा ली गई ऋण की राशियाँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ P1 और यहाँ पे बोल देता हूँ P2। तो ये पूछ रहा है कि ये जो राशियाँ उसने उधार ली, ये मुझे पता कि इससे कितना उधार लिया था और इससे कितना उधार लिया था। आप अपने लेवल पे करना है इस क्वेश्चन को, मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको। इसका तरीका क्या है, माना इस व्यक्ति ने ए से कितनी राशि उधार ली होगी, इसने ए से ली होगी x रुपए, कितना x, तो बी से कितनी लेगा भाई, दोनों से ली 25,000, तो एक से x ले ली तो उस बची हुई इससे लेगा, तो इसको मैं बोल दूँ 25,000 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दोनों के द्वारा जो ब्याज लिया गया वो टोटल इतना हो रहा है। अब ब्याज कितना होता है साहब, जो पहले का ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, P1 R1 T1/100 प्लस दूसरे का ब्याज P2 R2 T2/100 बराबर जो भी है 3260, कोई दिक्कत नहीं है। अब P कितना है x, R कितना है इसका 12%, 12, समय कितना है इसका 1 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को तो मैं एक साथ ही ले लेता हूँ बटे में, ठीक है ना, प्लस दूसरे का कितना आ गया 25,000 माइनस x, रेट कितनी है साहब 14%, 14, समय कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना आ गया 3260। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12x प्लस, अब 14 इंटू 25,000, 14 इंटू 25,000 जो आएगा आ जाएगा माइनस 14x बराबर 3260, और 100 उधर गया तो 00 और। तो अब देखो 14x माइनस के और ये 12x प्लस के, तो ये कितना हो गया, मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, माइनस के 2x से उधर ले जा रहा हूँ, उसको इधर लिख रहा हूँ, तो 2x बराबर, और ये इधर आएगा तो ये कितना आएगा 25 इंटू 14, देखो 4 बार से गुणा करने पर कितना आता है 25 का 100 आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको ऐसे कर दो आप, 4 इंटू 3 प्लस 2, 4 तिया 12, तो यहाँ पे तो आ गया 300, और ये कितना आ गया 350। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 350, कितनी जीरो, 3 0, 1 2 3। जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपने लेवल पे गुणा कर लेना, ठीक है। ये तरीका क्या था, धीरे धीरे बाद में जब समय आएगा इनको भी मैं बताता जाऊँगा। 32600। अब इसको माइनस करो, देखो ये 3 0, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बाद में आ जाएगी। अब ये 350 में से 326 माइनस करो तो कितना आएगा 24,
तो 2x बराबर 24 और ये पीछे की 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ठीक है। तो x बराबर कितना आया सब 12,000। अब मतलब x 12,000 है तो दूसरी राशि कितनी होगी 25,000 माइनस 12,000 कितना आ जाएगा 13,000। मतलब एक से तो 12,000 रुपये लिए थे और एक से 13,000 रुपये लिए थे, हमको वो दोनों राशियाँ मिल गई, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, पर अगर आपसे इस तरीके से मान लो किसी कारणवश एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाए तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। क्यों मत छोड़ना, वो कई सारे ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन दिए उसने A B C D, ठीक है। अब उसने ऑप्शन दिया आपको, जैसे पहला ऑप्शन दे देगा वो 10,000 और 15,000, दूसरा ऑप्शन दे देगा वो 8,000 और कुछ, फिर तीसरा ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आप क्या करना उस कंडीशन में, अपने ऑप्शन से चेक करना चीज़ों को कि भाई ये वाला कितने रेट 12% से, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन इससे 14% से। तो मेरा क्वेश्चन, मैं जो टोटल ये मेरा जो ब्याज है वो 3260 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कंडीशन तब आपको देखनी है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बने, आप एग्जाम में खाली बैठे रहते हो। क्योंकि अगर आप ऑप्शन से भी 1-2 क्वेश्चन कर जाते हो और आपने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए तो आपके चांस बनते हैं। अगर आप किनारे लटक रहे हो तो क्वेश्चनों को कभी छोड़ना नहीं है। अगर समय बच रहा है तो समय पर सिर्फ बैठ के बेंच नहीं बजानी है, हमें कोशिश करनी है कि हम किसी दूसरे तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं कि अपने आंसर पर। तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद देखना, मेरे ख्याल से हमने साधारण ब्याज पर पर्याप्त क्वेश्चन देख लिए हैं। बाकी के मिसलिनियस क्वेश्चन आप अपने एंड पे देखिए, कुछ नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं यथा समय आपको प्रयत्न करूंगा कि आपको उत्तर दे सकूं। तो मित्रों, हम साधारण ब्याज के पर्याप्त क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन, एक टाइप और बचता है जो किस्तें होती है साधारण ब्याज पर, अगले लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।